बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का शोधन। ठीक है ना, कार्बनिक यौगिकों का शोधन या प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि कार्बनिक यौगिकों का शोधन किस किस प्रकार से किया जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों का शोधन प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सॉलिड होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उनका शोधन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से करते हैं। जो द्रव में रूप में होते हैं उनका डिस्टिलेशन करते हैं, आसवन करते हैं। और जो एक अलग प्रोसेस होती है क्रोमेटोग्राफी, उसके द्वारा हम सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का करते हैं। तो हमने जो लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका प्योरिफिकेशन कैसे होता है इसको डिस्कस किया था। तो डिस्टिलेशन या आसवन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। सिंपल डिस्टिलेशन या साधारण आसवन, दूसरा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन, तीसरा था स्टीम डिस्टिलेशन या भाप आसवन, और चौथा है वैक्यूम डिस्टिलेशन या निर्वात आसवन। ये 4 प्रकार के होते हैं और अलग अलग इनकी कंडीशन होती है कि किस कंडीशन में किस प्रकार का आसवन या डिस्टिलेशन करने से कार्बनिक पदार्थों का शोधन हम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन सा है, तो हमने आसवन सिंपल डिस्टिलेशन लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, सिंपल डिस्टिलेशन उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का कहते हैं जिसमें कि इम्प्योरिटीज अवाष्पशील होती है, नॉन वोलेटाइल होती है इम्प्योरिटीज। और जो कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें मिले होते हैं 2 या 2 से अधिक, उनके क्वथनांकों में, उनके बॉइलिंग पॉइंट में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर होता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्टिलेशन आसवन करते हैं। आसवन या डिस्टिलेशन में क्या होता है, वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन, वाष्पन और संघनन, इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन या आसवन। पहले किसी पदार्थ का, द्रव का क्या किया जाता है, वाष्पन किया जाता है, और वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया होती है जिसे कि हम संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। तो आसवन का मतलब वाष्पन प्लस संघनन, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, इसी को आसवन कहते हैं। तो साधारण आसवन हम लोग पढ़ चुके थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है ना, दूसरा क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन। ठीक है ना, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन डिस्टिलेशन। अब प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किन कार्बनिक पदार्थों का करते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ, जिन कार्बनिक पदार्थों में अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज अवाष्पशील होती, नॉन वोलेटाइल होती। ठीक है ना, अब अशुद्धियां या इम्प्योरिटीज अवाष्पशील होती है या नॉन वोलेटाइल होती है, और उसमें 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिले हुए हैं उनके क्वथनांकों में, उनके बॉइलिंग पॉइंट में, तो जो कार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं, साधारण आसवन करते हैं। और जब किसी अशुद्ध कार्बनिक पदार्थ, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे मिले हुए हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में, जिनके क्वथनांक में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का डिफरेंस होता है, उनका प्योरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन द्वारा करते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर होता है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन करते हैं। और जो उसमें अशुद्धियां मिली होती हैं वो अशुद्धियां या इम्प्योरिटीज कैसी होती है, अवाष्पशील होती है, नॉन वोलेटाइल होती है।
तो नॉन वोलेटाइल या आवासशील अशुद्धियां होने पर और कार्बनिक पदार्थों के क्वथनांकों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का डिफरेंस होने पर हम प्रभाजी आसवन करते हैं। तो प्रभाजी आसन साधारण आसन दोनों सेम है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल एक डायग्राम का, फ्रैक्शनेटेड कॉलम, बाकी सभी चीजें तो सेम है। तो इसमें कैसे करते हैं प्रभाजी आसन? तो प्रभाजी आसन में क्या लेते हैं? ये प्रभाजक स्तंभ, क्या लेते हैं? प्रभाजक, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क या आसवन फ्लास्क, ठीक है ना? इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क या आसवन फ्लास्क कहते हैं। और ये क्या है? बालू ऊष्मक या जल ऊष्मक, ये नीचे आसवन फ्लास्क के नीचे लगाते हैं, आसवन फ्लास्क के नीचे जल ऊष्मक या बालू ऊष्मक लगाते हैं और स्टैंड से इसको लगा देते हैं। आसवन फ्लास्क और सैंडबॉक्स दोनों को स्टैंड से जोड़ देते हैं, ठीक है? जो आसवन फ्लास्क लिया, डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, उसमें अशुद्ध कार्बनिक पदार्थ, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है? और ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने के पश्चात इसको स्टैंड से लगा दिया और जो नीचे सैंड बाथ दिया या वाटर बाथ, उसको भी स्टैंड से लगा दिया। इसके बाद इसमें कार्क लगाकर, आसवन फ्लास्क या डिस्टिलेशन फ्लास्क में कार्क लगाकर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या प्रभाजक स्तंभ लगा देते हैं, ठीक है ना? क्या लगा देते हैं? प्रभाजक स्तंभ या डिस्टिलेशन फ्लास्क, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसे हम प्रभाजक स्तंभ या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। तो इसको लगा देते हैं और इसके शीर्ष पर यहाँ पर तापमापी लगा होता है, थर्मामीटर लगा होता है और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को एक डिलीवरी ट्यूब या निकास नली की सहायता से वाटर कंडेंसर या जल संघनित्र से जोड़ देते हैं। इससे जोड़ देते हैं, जल संघनित्र से जोड़ देते हैं। जल संघनित्र भी स्टैंड से लगा देते हैं और जल संघनित्र का दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है? एडेप्टर से जुड़ा होता है, ठीक है ना? और एडेप्टर किससे जुड़ा होता है? ग्राही से। एडेप्टर किससे जुड़ा होता है? ग्राही या रिसीवर से, या इसे हम कोनिकल फ्लास्क भी कहते हैं। तो ये सेटिंग कर देते हैं, ठीक है? आसवन फ्लास्क, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो बाकी सभी चीजें जैसे साधारण आसवन में थी वैसे इसमें अंतर क्या है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की क्या विशेषता होती है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की विशेषता होती है कि इसमें जो कार्बनिक पदार्थ मिले हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हुए, उनमें जिसका क्वथनांक, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसका वाष्पन तेज होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसका वाष्पन तेज होता है, तो वो पहले ऊपर आ जाता है। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसका वाष्पन, उसका वेपराइजेशन कम होता है, तो वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से टकराते हुए नीचे आ जाता है। तो जिसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से होते हुए, प्रभाजक स्तंभ से होते हुए टकरा करके नीचे आ जाता है। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो अत्यधिक वाष्पशील होता है, तो वो पहले आ जाता है। तो यहाँ तापमापी या थर्मामीटर से देखते रहते हैं कि किस टेम्परेचर पर ये जो पदार्थ बाहर आ रहे हैं, वाटर कंडेंसर में, नली में आ रहा है, किस टेम्परेचर पर आ रहा है, ठीक है ना? और जैसे ही एक निश्चित तापक्रम पर पदार्थ आता रहता है और उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ना फिर शुरू हो जाता है, ठीक है ना? तो टेम्परेचर फिर बढ़ने पर क्या करते हैं, जब इसमें मान लिया कि दो पदार्थ हैं ए और बी, ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है और बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ए अत्यधिक वाष्पशील होगा तो वो पहले आ जाएगा, और बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वाष्पन कम होगा तो वो बाद में टेम्परेचर बढ़ने पर ये आएगा। तो जब जैसे कि एक निश्चित तापक्रम पर पदार्थ आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसको कोनिकल फ्लास्क को अलग कर लेते हैं
फिर दूसरा कोनिकल फ्लास्क इसमें लगा देते हैं, तो दूसरा कार्बनिक पदार्थ जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो आता रहता है। तो इस प्रकार से जो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिले हुए ए और बी, उसमें ए का बॉइलिंग पॉइंट कम तो उसका वाष्पन ज़्यादा होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका वाष्पन कम होगा। तो ए जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो वो अत्यधिक वाष्पशील होगा, तो वो पहले आ जाएगा कोनिकल फ्लास्क, उसको अलग कर लेंगे तो फिर दूसरा कोनिकल फ्लास्क लेंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका टेम्परेचर बढ़ने पर बाद में वो इसमें कोनिकल फ्लास्क में आएगा ग्राही। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों ऑर्गेनिक पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का कार्य क्या होता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो अत्यधिक वाष्पशील है, और जो अत्यधिक वाष्पशील है वो तो निकल के कंडेंसर में आ जाता है, लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो कम वाष्पशील है, तो वो बाद में यहाँ पर आ पाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका शोधन हम प्रभाजी आसवन द्वारा कैसे करते हैं वो हमने आप लोगों को दिखाते हैं। अब इसमें यहाँ पर इसका ये क्या होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, या इसको कहते हैं प्रभाजक स्तंभ। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या प्रभाजक स्तंभ यही नहीं होता, ठीक है। और ये क्या होता है, वाटर कंडेंसर, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं, जल संघनित्र, जल संघनित्र कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, आसवन फ्लास्क, आसवन फ्लास्क या डिस्टिलेशन फ्लास्क इसको कहते हैं। और इसके जो नीचे लगा होता है इसको कहते हैं सैंड बाथ, या इसको हिंदी में कहते हैं बालू ऊष्मक, ठीक है ना। और यहां पर ये थर्मामीटर है या तापमापी, ठीक है। और ये होता है एडेप्टर, और इसको कहते हैं रिसीवर या कोनिकल फ्लास्क या ग्राही। ये होता है कोनिकल फ्लास्क, ठीक है ना। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज होती है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है तो अत्यधिक वाष्पशील पदार्थ पहले आ जाते हैं, और जो जिसका क्वथनांक कम होता है और जो अधिक क्वथनांक वाले होते हैं उनका वाष्पन कम होता है तो वो बाद में आते हैं। तो इस प्रकार से आसवन में क्या होता है, वाष्पन प्लस संघनन। पहले वाष्पित किया तो वाष्पशील पदार्थ आया कहाँ पर, वाटर कंडेंसर में, और यहाँ पर ठंडा हुआ तो द्रव में बदल गया। तो वाष्पन प्लस संघनन, यहाँ पर जल संघनित में संघनन होता है, ठंडा होता है, द्रव में बदल जाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है आसवन या डिस्टिलेशन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के द्वारा ये प्रभाजी आसवन किस प्रकार से होता है या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस प्रकार से होता है, इसको हम लोगों ने आज पढ़ा। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर जो कार्बनिक यौगिकों के शोधन की नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।